टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम जहाँ तक पिछले चैप्टर का हमारे पास नॉलेज है कि एक फंक्शन जो x to y डिफाइन है वो इन्वर्टेबल होगा अगर वो 1 1 on 2 है। If it is 1 1 and on 2 then only it is invertible, otherwise it is not invertible। साथ ही साथ हम जानते हैं कि अगर ये इन्वर्टिबल है तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो इसके रेंज यानी y से इसके कोडोमेन में डिफाइन होगा, यानी y to x डिफाइन होगा। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने नेचुरल डोमेन और कोडोमेन में या रेंज में बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 on 2 नहीं है, इसलिए हमें उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग साइन फंक्शन से स्टार्ट करें तो साइन हम इसे दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास साइन, टेन और कॉसेक होगा और सेकंड ग्रुप में हमारे पास कॉस, कॉट और कॉसेक होगा, या कॉस, कॉट और सेक होगा। तो हम साइन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। साइन फंक्शन के का जो आपका डोमेन है वो -π/2 to π/2 लेते हैं और इसका जो रेंज है वो हमारे पास -1 से 1 तक है। तो जब हम इसका इन्वर्स डिफाइन करेंगे तो इट इज़ -1 to 1 to -π/2 to +π/2। सो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ जो इसका रेंज है वो यहाँ इसका डोमेन हो गया है और जो यहाँ पर डोमेन है वो रेंज बन गया है। अब नेक्स्ट इस ग्रुप में हमारे पास 10 है। 10 को हम डिफाइन करते हैं ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 एंड 10 इनवर्स को हम डिफाइन करते हैं the set of real numbers to open interval -π/2 to π/2। इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं और इस तरह रिस्ट्रिक्ट करने से ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कॉसेक। कॉसेक है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट वन वैल्यू that is 0 to the set of real numbers except the -1 to 1 open interval। तो नेचुरली कॉसेक इन्वर्स अगर हम डिफाइन करेंगे तो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा। कॉसेक इन्वर्स अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये इसके रेंज से इसके डोमेन में डिफाइन होगा। रेंज हमारे पास है r -1 to 1 and the domain is -π/2 to π/2 -0। तो ये पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेकंड ग्रुप में हमारे पास कॉस है। कॉस का इंटरवल हम लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 to π क्लोज इंटरवल और रेंज -1 to 1 क्लोज इंटरवल। नेचुरली कॉस इन्वर्स अगर डिफाइन होगा तो वो ये -1 to 1 से 0 to π में डिफाइन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम कॉट को लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ओपन इंटरवल 0 to π आएगा टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कॉट इन्वर्स हमारा डिफाइन होगा फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स टू 0 to π। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास है सेक। सेक के लिए हम लेंगे डोमेन 0 to π एक्सेप्ट π/2 to the set of real numbers except the real numbers between -1 and 1।
तो नेचुरली सेक इन्वर्स जो हमारा डिफाइन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस माइनस 1 to 1 टू 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। तो आप सब ने देखा कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा आगे एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमें पता है जो हमारे प्रीवियस नॉलेज है कि अगर f और g एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इनका कंपोजिशन हमारे पास यानी कि g कंपोजिशन f ये y आएगा, यानी कि ये आइडेंटिटी फंक्शन इन द डोमेन ऑफ g यानी कि आई वाई आएगा, डोमेन ऑफ g यानी कि आई वाई। और जब हम f कंपोजिशन g एवेलुएट करते हैं तो ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा और ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा इन द डोमेन ऑफ f बिकॉज इट इज़ f कंपोजिशन g। तो हम लोग अगर आगे इस डिस्कशन को ले चलें तो हमारे पास अगर साइन और साइन इनवर्स फंक्शंस हैं, यहाँ पर g को आप लिख सकते हैं f इनवर्स। तो this is f inverse is identity function in the domain of f inverse and f inverse composition f is identity function in the domain of f। इसको अगर आप ध्यान में रख करके आगे इवेलुएट करते हैं तो हमारे पास आता है साइन इनवर्स कंपोजिशन साइन ऑफ y। ये क्वांटिटी हमें y मिलेगा और इसको लिखने का एक और तरीका होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स y, और ये y के इक्वल होगा। y कहाँ से आ रहा है? y साइन इनवर्स के डोमेन से आ रहा है और साइन इनवर्स का डोमेन हमारे पास है -1 to 1, तो y की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। हाउएवर यहाँ ये अगर हम साइन इनवर्स साइन x करते हैं तो यहाँ इस केस में x की वैल्यू जो होगी वो साइन के डोमेन से आएगी और आप ऊपर देख सकते हैं कि साइन का डोमेन जो है वो -π/2 to +π/2 है। तो ये वैल्यू फिर से बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस ये वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स साइन x आएगी जो कि x के इक्वल होगी और x की वैल्यू इस केस में हमारे पास -π/2 से π/2 तक होगी। यही प्रोसेस हम tan, cosec, cos, cot और sec के साथ भी कर सकते हैं। तो हमें याद रखना पड़ेगा कब हम किसका डोमेन ले रहे हैं, यानी कि इस केस में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है और इस केस में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो अब बच्चों हम लोग इससे आगे प्रोसीड करते हैं। आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दो ग्रुप में बांटने का उद्देश्य क्या है। तो आप यहाँ पर इनके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को अगर गौर से देखें तो साइन, टेन और कॉसेक इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है वो मिलता जुलता है, इसीलिए आपको याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पर अगर कॉस, कॉट और सेक के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को आप देखें तो ये भी आपस में मिलते जुलते हैं, इसीलिए आपको याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पर अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये साइन इनवर्स x, इसे कभी भी कंफ्यूज ना करें आप लोग। दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन x होल रेज़ टू पावर -1, दैट इज़ 1/sin x। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक ध्यान देने योग्य बात है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में तो आपका आंसर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, कंसर्न इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में।
और अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा किसी में आंसर किया तो वो आंसर आपका गलत होगा। द नेक्स्ट एक चीज़ है, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये कुछ खास टॉपिक्स और बातें हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन एंड साइन इनवर्स फंक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन फंक्शन का ग्राफ इस तरह से मूव करता है, जबकि साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ इस तरह से मूव करता है। और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और मिरर इमेज अबाउट y इक्वल्स टू x। इस लाइन यानी कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन सीधी जाएगी, और उस लाइन को अगर मिरर माना जाए तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब हम लोग कुछ खास क्वेश्चंस एक्सरसाइज से लेते हैं या कुछ खास एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं साइन इनवर्स -√3/2। इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो हम इसे किस प्रकार से निकालें। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसे y एज्यूम कर लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -√3/2। यहाँ से हमारे पास आ जाता है साइन y इक्वल्स टू -√3/2। अब मुझे ये सोचना होगा कि √3/2 साइन की वैल्यू कब होगी। तो आप सभी जानते हैं कि √3/2 साइन π/3 पे होगा। अब बिकॉज ये नेगेटिव है तो हमें ये सोचना होगा कि साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से कौन सा क्वाड्रेंट उचित होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन की -π/2 to π/2। तो हम -π/2 to π/2 के बीच में सोचेंगे तो हमें आंसर हमारा निकल करके आएगा साइन y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ -π/3। -π/3 इज इन द रेंज -π/2 to π/2, therefore it is acceptable। तो हमारी वैल्यू y की आ गई -π/3। अब एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर करेंगे, एंड cos इनवर्स -1/2। ये हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू y। यहाँ से हमारे पास मिलेगा cos y इक्वल्स टू -12, दैट इज इक्वल्स टू cos -cos π/3। फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि cos नेगेटिव कहाँ पर है। तो हमारा आंसर आता है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। उसमें कौन सा क्वाड्रेंट इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। तो हमारा आंसर आता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका है π-π/3। तो हम इसे लिखेंगे cos π-π/3। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि ये π-π/3 0 to π के रेंज में है, और इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका π-π/3 यानी कि 2π/3 होगा। इसके अतिरिक्त और भी आंसर्स पॉसिबल हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं होने के कारण गलत होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जो भी डाउट्स होगा वो डिस्कस करेंगे। स्वस्थ रहें, आइसोलेटेड रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।